अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब, जनाब। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। यार एक रीसेंट एक न्यूज़ है रिलेटेड टू नेपाल, बिल्कुल। नेम्स दई के बारे में। एक क्लाइंबर, बेहतरीन, यंग, वो तकरीबन 43 ईयर के थे Roughly, yes. और उनके बहुत ट्रैक रिकॉर्ड है उनके उस रिकॉर्ड पर। अचीवमेंट्स उनकी बहुत हैं, सही है। और ही वॉज वेरी ब्रेव। बड़ा मशहूर उनका एक उनकी स्टेटमेंट है कि गिविंग अप इज़ नॉट इन माई ब्लड सर। तो सच में ही वो उसको रिस्पेक्ट दी अपने स्टेटमेंट को। इवन के उनके बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने K2 को उस वक्त सबमिट किया जब वो विंटर था, जबकि विंटर में कोई नहीं करता था, एंड दैट इज आल्सो विदाउट ऑक्सीजन। तो बड़ा आदमी था। नेपाल की जो स्पेशल नेपाल को आइडेंटिटी दी, लेकिन नेपाल की जो क्लाइंबिंग एसोसिएशन थी या उससे जुड़े हुए लोग कम्युनिटी थी, या वो कम्युनिटी थी, उसको उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और रिकग्नाइज करवाया दुनिया भर में। ठीक है, तो उनकी बॉडी भी रिकवर हो गई है। बड़ा सैड इवेंट है फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर द नेपाली पीपल। तो आप ज़रा थोड़ा बताएं उनके बारे में। सो फर्स्टली कंडोलेंसेस टू द एंटायर नेपाली कम्युनिटी, कंट्री एंड देयर पीपल कि इट्स अ ह्यूज लॉस, इट्स अ बिग लॉस। और निर्मल पूजा निम्स देई के नाम से जो मशहूर थे, इनिशियली इन्होंने सर्व किया है ब्रिटिश आर्मी में भी, जो ब्रिगेड ऑफ गुरखाज है उसमें इन्होंने सर्व किया। और फिर इनकी एक एलीट नेवी की एक टीम होती थी, उसमें भी सिलेक्ट हुए। फिर 2012 में इन्होंने प्रोफेशनली क्लाइंबिंग को अपना लिया, इस प्रोफेशन को। और जैसा कि आपने कहा कि नेपाली कम्युनिटी पहले बहुत अंडर एस्टिमेटेड थी इस मामले में, क्योंकि जो शेरपाज होते हैं, जो असिस्ट करते हैं लोगों को, सिर्फ उनके हवाले से जानी जाती थी और उनको स्टाफ जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली उनको इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती थी। ठीक है, अमूमन मतलब वो लोग भी तो ऊपर तक पहुंचते हैं, सबमिट करते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको वो नाम वो इज्जत नहीं मिलती थी। को गाइड करते थे, एग्जैक्टली लेके ही वो जाते हैं एक तरह से, क्योंकि एक तो बंदा बाहर से आ रहा है, उसको उस टेरिटरी का नहीं पता, उनको उन हालात का, मौसम का, कब क्या चीज करनी है, कौन सा स्टेप लेना है, किस रूट से जाना है, और सारी फैसिलिटेट करना, रोप्स लगाना, ये वो, किस वक्त निकलना है, किस वक्त नहीं। सो वो चीज आज तक नहीं मिली थी। लेकिन नेपाल को एज अ क्लाइंबर इन्होंने ही पुट इट ऑन द मैप कि यार अच्छा, सिर्फ हमारे पास माउंट एवरेस्ट नहीं है या शेरपास नहीं है, वी कैन एक्चुअली डू इट एंड वी कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे। फिर जो इनको ग्लोबल रिकग्निशन मिली, इनका जो प्रोजेक्ट पॉसिबल था, ठीक है, जो इन्होंने 6 महीने 6 दिन के अंदर 8,000 प्लस पीक्स जो हैं अक्रॉस द ग्लोब, इन्होंने वो कवर की। तो ये पहले नहीं हुआ था यार। वैसे थोड़ा सा थोड़ा बीच में टेक्निकल बात करते हैं। ये जो 8,000 मीटर जो पीक्स होती हैं, ये कहते हैं कि जब जो फॉर द क्लाइंबिंग जो अबव यानी 8,000 या इससे यानी 8,000 या उससे ऊपर जो भी होती है, ये बड़ा सेंसिटिव और डेंजरस एरिया होता है कि फॉर द लाइफ। यार ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, फिर वो जो तूफान के वो जो एवलांचेस आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी मौसमी हालात और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। रिसेंटली मैं इस पे पढ़ रहा था तो बताया जा रहा था कि बहुत मुश्किल होता है ऐसी माउंटेन्स को समिट करना। जो आपने कहा कि मौसमी हालात, फिर इवन आप यकीन करें कि इसमें रात के टाइम पे अक्सर समिट्स जो हैं वो की जाती हैं। रीजन बीइंग कि जब धूप निकलना स्टार्ट हो जाती है, जब सूरज निकलता है तो वो बर्फ को पिघलाना शुरू कर देता है। ठीक है, और वहां पे जो सफेद ढकी एक माउंटेन पीक है, उस पे जब वो धूप रिफ्लेक्ट होती है तो देखना और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो रात के टाइम पे करते हैं ताकि बर्फ भी थोड़ी सिमटी रहे। ठीक है, और जब तक आप पहुंचे मौसम कंट्रोल में रहे। तो इसका मतलब ये हुआ, देखें, एक क्लाइंबर के लिए वो डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। Exactly. जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप 8,000 मीटर पे आप जाएं तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। Exactly. अब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपका ब्रेन उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता। ना आपकी बॉडी उस तरीके से परफॉर्म करती आपकी डिसीजन मेकिंग कि कहाँ कदम रखना है, कैसे रखना है, किस तरह से फैसला लेना है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जैसे आप अभी कह रहे हैं कि वो रात के टाइम ज़्यादातर उनकी समिट्स किए जाते हैं, होती है कि यार हम रात को करें समिट ना, तो उसमें यार देखेंगे नींद का भी बड़ा इशू होता है। बहुत बड़ा फैक्टर है।
नींद का ऑब्वियसली एक फैक्टर है बहुत ही क्रिटिकल। नोइंग व्हेन टू रेस्ट, व्हेन टू स्टॉप, ठीक है। फिर आपके सप्लाईज हैं, फिर ऑक्सीजन के सप्लाईज हैं, खानों के सप्लाईज हैं, फिर ऊपर जो एक ठंडी या हवा जो चल रही होती है जो अक्सर टेंट उखेड़ देती है, ठीक है। बहुत से फैसले हैं जो आपने लेने हैं। अच्छा, तो ये जो नेम्स दई थे, ये बेसिकली पाकिस्तान में पीक थी अभी जब इंसिडेंट हुआ है? जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ, ब्रॉड पीक समिट करने ही आए हुए थे, और वहां पे ही वाज अलोंग विद 9 अदर क्लाइंबर्स। एक उनमें से पाकिस्तानी थे, बाकी कुछ नेपाली थे और कुछ डिफरेंट कंट्रीज से, चाइनीज भी था, एग्जैक्टली डिफरेंट कंट्रीज से लोग थे। तो उसमें दे गॉट हिट बाय एन एवलांच, ठीक है। तो 30 जुलाई को गालिबन ये बताया जाता है कि हादसा पेश आया। यार वैसे एवलांच जो है उसका तो उसका वैसे इनको भी ऑब्वियसली एक वो तो एक्सपेक्टेड तो होगा, क्योंकि गर्मियां हैं और स्नोफॉल जो है वो मेल्ट होती है, तो एक सा एक प्रॉब्लम तो डेफिनेटली हो सकता था। अच्छा, वैसे इनके पास जो घेर होते हैं, जो कि एक क्लाइंबर के पास तकरीबन सारों के पास प्रोफेशनल चीजें, स्पेशली जो प्रोफेशनल होते हैं, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं देख रहा था, वो हैमर है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, वो स्क्रूज होते हैं, आपकी रोप्स का सामान होता है जो आपने फिर आपका टेंट होता है, फिर आपकी खाने की चीजें होती हैं, फिर आपका मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें। फ्रॉस्ट बाइट से बचना है तो आपके कपड़े उस तरह के हों कि वो हवा का गुजर ना हो, आपकी स्किन कांटेक्ट में ना आए इतनी ठंडी हवा से। बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में ये जो जिस ब्रॉड पीक की आप बात कर रहे हैं, ये वैसे मुझे नहीं अंदाजा था। हमने सुना था K2 है, मेनली मतलब वही आती है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट आई बिलीव कि ये जो ब्रॉड पीक है ये गिलगित बल्तिस्तान का जो हिमालयंस जो बेल्ट है उसमें आता है। एग्जैक्टली उसी बेल्ट के अंदर ही आता है, और एक चैलेंज समझा जाता है, एक वन डिफिकल्ट टेरेन है वहाँ पे। फिर जो आपने आजकल बताया सीजन जो है जिस तरह का, ऑल्दो इसमें इजी समझा जाता है रिलेटिवली, क्योंकि विंटर में इट्स गेट्स मोर डिफिकल्ट, लेकिन समर में थोड़ा रिलेटिवली इजी समझा जाता है इसको। लेकिन अगेन अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ठीक है। और डिस्पाइट दिस, हम लोग जो पहले भी रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि यार ऐसी क्या चीज है कि डिस्पाइट नोइंग, ठीक है, कि यार इतने चैलेंजेस हैं, इतनी मुश्किलात हैं, एक क्लाइंबर वो असेंट करने निकल जाता है। तो मेरे नजदीक जो मुझे समझ में आता है कि यार एक तो पैशन है आपका, ठीक है, कि मतलब यू आर ट्रू टू योर स्पोर्ट्स, टू योर पैशन, जो चीज आप करना चाहते हो, ठीक है, उसमें फिर आप खतरात के बारे में नहीं सोचते हो। आप कहते हो कि नहीं यार हो सकता है। मुझे लगता है खतरात के बारे में सोचते होंगे। मुझे लगता है इटसेल्फ जब आप क्लाइंबर होते हैं ना, तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी है कि आप खतरात को खतरा समझ नहीं रहे होते। आप उसको एक एडवेंचर ले रहे होते, ठीक है, और फिर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में ना। आप कहते हैं यार, अच्छा सम टाइम कुछ लोग इस मेंटालिटी के होते हैं कि वो चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं। कुछ हमारे जैसे होते हैं आराम परस्त, वो कहते हैं यार इतना मुश्किल काम करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं दे वांट टू बी प्रोमिनेंट, एक अचीवमेंट करना चाहते हैं अपनी फील्ड में, एक नाम बनाना चाहते हैं। और इन्होंने नाम बनाया, मतलब ग्लोबली ही वाज रिकॉग्नाइज्ड, बिकॉज 14 पीक्स करना 8,000 प्लस वाली इन 6.5 months बहुत मुश्किल काम है। और फिर नेटफ्लिक्स पे इनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई जिसमें ये पूरी जर्नी उन्होंने कवर की। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आपने खुद पिछले दिनों मकड़ा पीक जो है, जो कि मैं चेक कर रहा था कि रिलेटिवली डिस्टेंस मेजर करने के लिए, कि दैट्स अ 4,000 वाली पीक, ठीक है, तो उसका भी डबल आप समझ लें कि 8,000 करना। यार देखिए, जैसे मैं क्योंकि शुरू में बहुत मतलब जब हम ये मकड़ा पीक पे गए थे पाकिस्तान में, तो इतना ज़्यादा मुझे क्लाइंबिंग के बारे में वो था भी नहीं कि यार क्लाइंबिंग की लाइफ कितनी। तो हम जब गए थे ऑनेस्टली यार, हमें तो 5-6 घंटे लगे थे, हम वहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन हालत हो गई थी। और मैं उस वक्त उस स्नो तक पहुँच गए थे हम, और स्नो पे बैठ के मैंने ये कमिटमेंट की थी, भाई साहब दोबारा मैंने नहीं आना कभी, क्योंकि मेरा वो पैशन नहीं था कि यार मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँ या कुछ करूँ। लेकिन जिन लोगों को ये पैशन होता है, सदपारा एक पाकिस्तानी बहुत मशहूर थे या पता नहीं गुजर गए, उनके दर्जात बुलंद थे। वो भी रिनाउंड बंदे थे, रिनाउंड क्लाइंबर थे, पाकिस्तानी थे, ठीक है। अब उनका देखे, ये लोग जब जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप जो निर्मल की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जब 14 पीक्स की होंगी तो डेफिनेटली इनको चैलेंजेस तो आए होंगे, बहुत मसले मसाइल भी खड़े होंगे, लेकिन उनका पैशन और वो जज्बा इस लेवल का है कि उन्होंने दोबारा रिकंसिडर ही नहीं किया कि यार मैं नहीं जाऊंगा।
ठीक है, ही डिडंट गिव अप। होता है ना कि लोग रिटायर कर जाते हैं कि यार ओलंपिक्स में आपने खेला, जीता, गोल्ड मेडल ले लिया, पीपल लीव कि यार आई हैव गॉटन व्हाट आई हैव अचीव्ड, ठीक है, जो मैं चाहता था मैंने पा लिए, अब मजीद कुछ करने को नहीं है। बट वो लाइक यू सेड ही वाज ट्रू टू हिज पैशन कि वो जुड़े रहे उस चीज के साथ, और उसी में ही मतलब वो फिर। और इनकी कोई स्टेटमेंट भी थी जैसे कि ये पहाड़ जो है ना, ये यहाँ पे मेरी जान चली जाएगी, किस तरह की कोई स्टेटमेंट भी थी। फिर मैं उनकी इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था, कोई उनकी माँ के साथ उनकी पिक्चर्स थी यार, बड़ा सेंटी और बड़ा इमोशनल वो एक मोमेंट होता है, और बिल्कुल यंग, बड़े ज़बरदस्त, बड़े प्यारे थे। तो हम मतलब जो लोग हैं ऑब्वियसली उनको फॉलो करते हैं, वो तो क्लाइंबिंग करेंगे, वो तो इस तरह तो दुनिया में कितने ही इंसिडेंट हुए। बट हुआ क्या कि उन्होंने इतना ज़्यादा जज्बा दिखाया और इतनी उनकी डेडिकेशन थी अपने प्रोफेशन के साथ कि आज हम उन पे बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया उन पे बात कर रही है, लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, और आने वक्त तक करेंगे, और हमेशा हिस्ट्री में वो नाम करके न सिर्फ अपना बल्कि अपने मुल्क का भी। तो दोस्तों, ये एक ब्रीफ सा इंट्रो और इस इंसिडेंट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो था। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज़। You are watching Apna Watan.